मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत 2018 से लागू की गई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का नाम है। 3,70,00,000 के आसपास कार्ड अभी हमारे बन चुके हैं। भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि तो डिस्क्रिपेंसी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें लगभग 100 से अधिक प्रकार के दवाई उपलब्ध है। जिला स्तर पर अब हमारे यहाँ एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहे हैं, जिसमें 50 बेड का ICU बन रहा है। छोटा सा एक इनिशिएटिव में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अस्पताल में एक मन कक्ष बना हुआ है, जिसमें लोगों को जो आता है तो डिप्रेशन और इस प्रकार के संबंधित के लोगों को उसका सहायता दी जाती है। टेली मानस नाम का हमारा एक हेल्पलाइन भी चलती है और टेली कंसल्टेशन भी होता है। चूँकि आप जानते हैं कि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क है, हर छोटे छोटे स्थान पर हम उसको दे नहीं सकते। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के वर्तमान में क्या हाल है? कई चैलेंजेस थे, लेकिन उसको चैलेंजेस को हमने बहुत इनोवेटिव तरीके से उसको पार किया। और ये ज़रूर है कि हम अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है, लेकिन कोविड के बाद डेफिनेटली पाल्पेबल चेंज आया हुआ। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य एक इतना महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है कि उसके लिए वह कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन स्वास्थ्य का हाल आज देश के साथ में प्रदेश, खासतौर पर बात करें मध्य प्रदेश का, क्या है? आज इसे लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। बात करें, जैसे ही जब मोदी सरकार आती है तो सबसे पहले उनके अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कितना आसान रहा उसको लागू करना और कहां कहां तक उसका लाभ मिला? मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत 2018 से लागू की गई है और यहाँ आयुष्मान भारत निरामयम नाम से इसको नाम दिया गया है। और ये चूँकि आप जानते हैं कि 5 लाख तक का कैशलेस इलाज होता है और मध्य प्रदेश में हमारा जो टारगेट था वो 4,20,00,000 था, जब 7.5 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। हमने यहाँ मध्य प्रदेश इनिशियल डेज में तो संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग अभियान चला के आयुष्मान आपके द्वार और लगातार जो भी शासन की योजनाएं थी, जितने भी अभियान चले, उसमें सबसे पहले इस योजना को रखा गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का नाम है और 3,70,00,000 के आसपास कार्ड अभी हमारे बन चुके हैं और लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हमारा आयुष्मान भव जो 17 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उसके तहत हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 100% इन लोगों को जोड़ें। और एक खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल में आए थे और उसमें सिकल सेल का भी यहाँ लॉन्च हुआ, नेशनल लॉन्च। उसके साथ हमने 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के, फिजिकल कार्ड का वितरण किया एक दिन में। और उसके साथ साथ 3,56,00,000 जो हमारे पुराने कार्ड थे उनको सबको डिजिटल वितरण किया, ताकि लोगों को एक एम्पावरिंग का, एश्योरेंस ऑफ द हेल्थ का एक कार्ड सबको मिल गया है। और ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव देश लेवल पे हुआ था। ये सही है कि लोगों को अभी हर प्रकार की, मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से लेकर हार्ट से लेकर सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज हो रहा है यहाँ पे। 24 लाख से ज़्यादा उपचार यहाँ पे पिछले 5 साल में हमने किए हैं और लगातार अलग लोगों को, लगभग 1100 अस्पतालों को पैनल किया है और लगभग 10,000 लोगों को रोज़ उपचार अलग अलग प्रकार से हम कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आयुष्मान योजना की, और जैसे कि आपने कहा सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्ड बनाए गए, लेकिन कार्ड बनाना एक रिकॉर्ड के तौर पर आ जाता है सामने। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सामने जो चुनौती आती है, चैलेंजिंग जो रहते हैं, कि जब भी उस साथ में कोई दुर्घटना होती है या कोई भी बीमारी ऐसी होती है तो उसके लिए आसान इलाज कराना आसान नहीं रहता है, क्योंकि प्राइवेट में कराएँ या सरकारी में कराएँ, अगर कराएँ तो उसमें कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अगर एक हम रिकॉर्ड की हम बात करें तो कुछ लोगों ने आयुष्मान योजना के आड़ में आकर के, खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों ने, उन पीड़ित व्यक्तियों के माध्यम से ठगी का भी और धांधली का भी बहुत बड़ा मामला मध्य प्रदेश में ही आया। इनिशियल आप जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने कुछ जगह पे इस प्रकार की समस्याएं, शिकायत हमारे पास भी आई थी, तो हमारे पास ट्रिगर भी आते हैं जो NHN से आते हैं, तो हमने लगातार उसके इंस्पेक्शन करवाए। और मैं बताना चाहूँगा लगभग 8 से 10 अस्पतालों के खिलाफ हमने FIR भी दर्ज करवाई है। कई अस्पतालों को करोड़ों में
हमने यहाँ पेनल्टी लगाई है। तीसरी बात, कई अस्पतालों को डीएम पैनल किया है। और उसके साथ साथ फिर पता चला कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं प्राइवेट हॉस्पिटल करते हैं, तो हमने 3-4 चीज़ें की। एक, आयुष्मान भारत की आधार के साथ ही बायो ऑथेंटिकेशन करना प्रारंभ किया। 100% चाहे एडमिशन पे और डिस्चार्ज पे हमने कंपलसरी किया कि आधार के आधार पर ही वो बायोथेसिस होगा। फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। हम रैंडमली कुछ केसेस का 100% ऑडिट करते हैं। अभी एक प्रोसेस ये भी हम कर रहे हैं कि जो फ्रॉड मैकेनिज्म के लिए अलग सिस्टम हम लगा रहे हैं। जिला स्तर पे हमने कमेटियाँ बनाई हैं जो इंस्पेक्शन करेगी लगातार। इम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल करने के लिए भी हमने अब काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल बनाए हैं। और एक चीज़, एक तो बात हो गई जो लोग इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं और कुछ डिलिबरेटली करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं लोग इसमें। तो हमने अस्पतालों का भी स्टार रेटिंग प्रारंभ कर दिया है। तो जो अच्छे अस्पताल होंगे उनको भी स्टार रेटिंग कर रहे हैं, ताकि पता चलेगा लोगों का कि भैया कि कौन सा अस्पताल में हमको अच्छी सेवाएं मिल सकती है। वो हमने प्रारंभ, एक तरफ हमने कार्रवाई तो की है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट की है, मैकेनिज्म्स लगाए हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको स्टार रेटिंग माध्यम से इसके दायरे में लाया है। ओवरऑल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चैलेंजेस, क्योंकि बहुत अच्छी योजना है, लोगों को लाभ मिलता है, इस प्रकार की किसी प्रकार की अगर इस समस्या आते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, सरकार इस तरह तक जाती है, आयुष्मान कार्ड बनाए भी, उसके अलावा सरकारी के साथ में प्राइवेट में भी ऐसे चिन्हित किए गए जिसमें आप ये इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी गरीबी, जो आप कह सकते हैं गांव देहात में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जो पीड़ित ऐसे व्यक्ति हैं, इसके बावजूद भी वो झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में आकर के और कई बार तो मौत के मुंह तक चले जाते हैं। वो आप चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र में कई बार, क्योंकि ये आप जानते हैं कि परंपरागत कुछ लोग उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन अब भी जानते हैं कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो सुविधाएं यूजुअली शहरों में मिलती थी, जो स्पेशलिस्ट की सेवाएं मिलती थी या डॉक्टरों की सेवाएं शहरों में मिलती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ज़्यादातर शहरों में बसे हुए हैं और पॉपुलेशन ग्रामों में है। तो डिस्क्रिपेंसी को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में 11,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें लगभग 100 से अधिक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। 10 प्रकार के टेस्ट वहाँ होती है। वहाँ CHO के नाम से एक पदस्थ किया गया, जो BSc नर्सिंग या कुछ डॉक्टर्स भी वहाँ काम कर रहे हैं, जो लिखित है, उनका 1 साल का हमने ट्रेनिंग किया है और प्राथमिक उपचार हर प्रकार से उनका आता है। इसके बावजूद भी अगर उनको भी कुछ समस्याएं होती है तो हमने हर सेंटर पे टेली कंसल्टेशन प्रारंभ किया है, ताकि डॉक्टरों की सुविधा गाँव तक मिल जाए, ताकि हमारा एक्सेस जो टू द हेल्थ है वो अभी हो गया है। और उसके साथ अगर फिर भी लोगों को अगर अप्रोच करना है तो हमारे PHCs भी है, लगभग 1500 के ऊपर हमारे सिविल हॉस्पिटल है और लगभग 350 के आसपास हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। लोगों को रेफ़र करने के हमारे 2000 एम्बुलेंसेस एक कॉल पे मिलती है, जो संख्या पिछले सालों से हमने लगभग 60% बढ़ाई है और जो बहुत अत्यधिक है, ताकि लोगों को सिर्फ 108 पे कॉल करना है और आपको लगभग 18 से 20 मिनट में एम्बुलेंस मिल जाती है। वो पहले हमको ये था कि एम्बुलेंसेस सिर्फ एक्सीडेंट में मिलती है या डिलीवरी में मिलती है, लेकिन आपके उपचार के लिए जो आयुष्मान भारत में सिर्फ आप आयुष्मान हितग्राही भी है, तब भी आपको फ्री ऑफ चार्ज किसी भी आयुष्मान अस्पताल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, इवन नॉट फॉर ओनली दोज, बट जो लोग हमारे आम नागरिक भी हैं, जो आयुष्मान के हितग्राही नहीं है कोई भी, वो भी एक सेवा के रूप में एम्बुलेंस सेवा ले सकते हैं। किसी को भी, चाहे शहर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, और किसी भी अस्पताल में जा सकता है। ये भी हमारी एक यूनिवर्सल एम्बुलेंस सेवा हमने मध्य प्रदेश चालू की है, ताकि लोगों को एक संस्था तक पहुँचे, वहाँ उपचार हो। और मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले सालों में लोगों को जब अस्पताल जाते हो तो देखते कि सब सुविधाएं मिले, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो। इसके लिए हमने CT स्कैन हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में देखिए लगभग 134 प्रकार की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होती हैं। पहले उसकी संख्या बहुत कम थी या नहीं होती थी। दवाएं लगभग 530 प्रकार की फ्री ऑफ कॉस्ट हमती थी, जिसमें महंगी कैंसर की और हार्ट की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी अगर कोई है तो आप जानते हैं आयुष्मान में तो 5 लाख तो उपलब्ध होता ही है। डायलिसिस पूरे लगभग 60 से अधिक संस्थाएं हम यहाँ किए हैं और प्रतिदिन कई हज़ारों में लोग उसका उपचार ले रहे हैं। तो हम एक ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट में हो या
प्राइवेट में हो, लोगों को किसी भी इलाज के लिए गरीबी या किसी प्रकार की दिक्कत या जानकारी से मोहताज ना होना पड़े बीमारी के लिए। जब हम ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो सामान्यतः भले ही हमारी नज़र में किसी ने एमबीबीएस किया हो या फिर बीडीएस किया हो या फिर कोई भी कोर्स किया हो इससे संबंधित स्वास्थ्य से, तो हम मानते हैं कि ये ठीक है, डिग्री धारक है, जो भी डॉक्टर है। लेकिन आज भी गांव में जो ज़्यादातर डॉक्टर बैठते हैं तो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ में काम किया और उसके बाद में वो अपना काम करता है और उसी को नाम दिया जाता है यहाँ से झोला छाप। तो क्या इस तरह का कोई अभियान चलाया गया या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं कि उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया गया कि जिसको प्रैक्टिकली आता तो है लेकिन यहाँ से वो हमारी श्रेणी में झोला छाप का है लेकिन उसके पास में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को कुछ परिवार बोलते हैं कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उनको परिणाम भी मिलता है। इसको लेकर के क्या किया है? इसके लिए भी वो पॉलिसी इशू है इसको लेकर, और चूँकि मैंने कहा कि अभी डॉक्टरों की इतनी पर्याप्त व्यवस्था है चाहे प्राइवेट में हो, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ 5 मेडिकल कॉलेज से लेकर 24 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में हो गए हैं और लगभग 4000 से अधिक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ अभी हर साल पास आउट होते हैं। उतनी संख्या पीजी के आई है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये चैलेंजेस है, लेकिन परंपरागत ये चीज़ें चलती, ये भी हमको मान्य करना पड़ेगा। बात करें, अभी आप कह रहे थे डॉक्टरों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जो एक सर्वे किया गया उसकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं मात्र 5% पदों पर वो काम कर रहे हैं, बाकी 95% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के जो पद हैं ना वो खाली पड़े हुए हैं। इसको क्या कहेंगे? आपको शायद आपके आंकड़े अब ठीक करने पड़ेंगे जी, क्योंकि ये सही था कि लगभग 86% पद 2020 के आसपास खाली थे और उसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था कि स्पेशलिस्ट के पद जो होते हैं वो सिर्फ प्रमोशन से भरे जाते हैं और जब बहुत कम डॉक्टर एज अ पीजीएमओ आते हैं हमारे, तब उनके प्रमोशन होंगे तो वो लंबी प्रक्रिया है। जब आने वाली संख्या कम थी तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना बहुत मुश्किल था। तो एक बहुत ही एक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश लिया गया है कि 25% पद हम सीधा स्पेशलिस्ट के एज अ क्लास 1 भरे जाएंगे और लगभग ऐसे हमारे 888 पद हमको मिले और उनमें से पिछले एक साल में लगभग हमने 600 का पद भरे हैं और लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है वहाँ पर। नंबर 1। नंबर 2, हमने लगभग उतने ही लगभग 700-800 लोगों से ज़्यादा लोगों को हमने प्रमोशन करके उनको स्पेशलिस्ट बना दिया और मेरी आज की डेट में लगभग 60% पद हमारे स्पेशलिस्ट भर चुके हैं और जो भी बचे हैं उनका भी हम प्रमोशन और फिर से भर्ती करके हम करेंगे। तो वो संख्या डेफिनेटली अभी ठीक हुई है। दूसरा, हमारे पास संविदा पे भी अभी आज की डेट में हम जो पद हमारे ऑलरेडी संविदा स्पेशलिस्ट के हैं वो संविदा से भरते हैं। तीसरी एक चीज़, हमारे पास 1 साल का बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड के तहत भी हम पीजी के हमारे पीजी बॉन्ड वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी हम नियुक्ति देते हैं और ऐसे पिछले 1 साल में लगभग 600 से अधिक लोगों को हमने पोस्टिंग दी है एज अ स्पेशलिस्ट। वो भी 1 साल काम करते जाते रहते हैं। तो संख्या वो बहुत कम हो गई है अभी। नियमित पदों को मैंने कहा कि आपको लगभग 60% पद हमने भर दिए हैं, लगातार भरते जा रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो गैप है वो कम होता जाएगा। एक बहुत बड़ी बीच में आपदा आई जो कोरोना नाम की जो आपदा थी, केवल देश प्रदेश पर ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रकोप हमें दिखाई दिया। लेकिन क्या मानते हैं, क्योंकि लंबा चैलेंजिंग था और हर किसी के लिए, केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं बल्कि हर किसी व्यक्ति के लिए जो घर से बाहर निकलने वाला हो, क्या सीख दे करके गया? ये बहुत सही है कि कोरोना में डेफिनेटली हमको कई सीखें दी है। 2-3 मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो हमारा हेल्थ सिस्टम है which includes both HR as well as infrastructure, बहुत रिजिलेंट होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो सर्वेलेंस सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम ऑफ द एनी डिसीजेस, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ होते हैं, इट्स नॉट ओनली द प्रोविजन ऑफ ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और मेडिसिन, लेकिन ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जैसे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं, लोगों के अच्छे बिहेवियर होता है, फाइनेंसिंग होती है, स्कीमें होती हैं, या ओवरऑल जैसे कि साफ़ सफाई स्वच्छता की बात करते हैं, ये भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, या डाइट होती हैं, ये भी चीज़ें होती हैं जो बहुत डिटर्मिनेंट काम करती है हेल्थ के लिए। अब कोरोना आया था, मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 डेथ हुई थी, उससे ज़्यादा तो डेथ हुई यहाँ टीबी से होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से होती है, एक्सीडेंट से होती है। ये कई कारक होते हैं जो डेथ के लिए,
उसके लिए भी हमको इसके साथ काम करना चाहिए। ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं उसको हम काम करना चाहिए, और मुझे लगता है इसके बारे में बहुत अच्छी सोच अभी आ रही है। 2-3 जो इसमें इनिशिएटिव आए हैं मैं बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे जो जिले थे हर जगह पर आईसीयू नहीं था हमारे यहाँ पर, वो हर 100% आईसीयू बन गए। दूसरी बात, ब्लॉक स्तर पे टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी पहले, क्योंकि हमको कोविड टेस्ट अगर करनी है तो जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था। तो हमारे यहाँ अभी ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट यूनिट बन रहे, BPHO बोलते हैं हम। उसके तहत एपिडेमियोलॉजिस्ट वहाँ बैठेंगे, हर प्रकार के टेस्ट होगी वहाँ पे, वो लोगों को जिला स्तर भी आना नहीं पड़ेगा और सर्विलेंस भी होगा। तीसरी बात, जिला स्तर पे अब हमारे यहाँ एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहे हैं जिसमें 50 बेड का आईसीयू बन रहा है, और इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है, आइसोलेशन करना पड़ता है, इंटेंसिव केयर करनी पड़ती है, बाकी सभी प्रकार की लोगों को उपचार या टेस्टिंग करनी पड़ती है, वो भी वहाँ पे हुआ है। ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम रिजाइलेंट हो रहे हैं एक जो प्रकार की। और तीसरी बात है जो IT का रोल है, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों की बात करना बहुत मुश्किल होता है। IT का पर्याप्त उपयोग अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, और एक आयुष्मान डिजिटल मिशन जो है मुझे लगता है एक क्रांतिकारी इसका बदलाव है। IT का उपयोग इसमें आ रहा है और हम इसमें काफ़ी सीखे और काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है जो इतनी सारी सीखें ली हैं खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग ने, उसमें सरकार लगातार बजट बढ़ा करके उसमें दे रही है। डेफिनेटली, क्योंकि कोविड के पहले का बजट और अभी का बजट में पर्याप्त है। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, लगभग हमारा 12,000 करोड़ हुआ है, जो कई पुरानी बात करें तो कुछ सैकड़ों में था। ये इससे पता चल जाता है कि दिस इज हैज़ टेकन अ सेंटर स्टेज ऑफ इम्पोर्टेंस, लोग इसको मानते हैं और शासन की भी प्राथमिकता हो गई है। क्या ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस पर स्वास्थ्य विभाग प्रत्यक्ष तौर पर देखता है और उसका इलाज करता है, उस पर इम्प्लीमेंट जो भी है योजनाओं के आधार पर करता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें मानसिक हम देखते हैं कि जो आज के दौर में, चाहे तो सोशल मीडिया की उसकी वजह हो, चाहे पारिवारिक तनाव हो, चाहे व्यक्ति के अलग अलग प्रेशर्स हो सकते हैं, ऐसे में जागरूकता अभियान को लेकर के, खासतौर पर युवाओं को लेकर के, क्योंकि अक्सर हम आत्महत्या की घटनाएं देखते ही हैं, तो क्या इस तरह का भी कोई अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब बाकी इन्फेक्टिव डिसीजेस तो आते रहते हैं, और लेकिन साथ आप मैं बताना चाहूँगा कि जो बर्डन ऑफ डिसीज़ है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है 2000 के बाद। अब हमारे यहाँ बर्डन ऑफ डिसीज़ पहले इन्फेक्टिव डिसीज़ का बहुत ज़्यादा था, कम्युनिकेबल डिसीज़, अब वो उल्टा हो गया है। मोर देन 70% हमारा बर्डन जो अभी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का है, जिसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है और मेंटल हेल्थ है, जिसके लोगों के काफ़ी मैनवर्स चले जाते हैं। उसके लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से अभी काम हो रहा है कि हमारा एक NCD प्रोग्राम चल रहा है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अलग बन रहा है, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी स्टेट लेवल पे बन चुकी है, जिला स्तर पे अभी बन गई है, उसके लगातार हम मॉनिटर करते हैं। और एक छोटा सा एक इनिशिएटिव में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर अस्पताल में एक मन कक्ष बना हुआ है, जिसमें लोगों को जो आता है तो डिप्रेशन और इस प्रकार के संबंधित के लोगों को उसका सहायता दी जाती है। टेलीमानस नाम का हमारा एक हेल्पलाइन भी चलती है और टेली कंसल्टेशन भी होता है, ताकि चूँकि आप जानते हैं कि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क है, हर छोटे छोटे स्थान पर हम उसको दे नहीं सकते, तो हमारे एक टेलीमानस और टेली कंसल्टेशन लोग फ़ोन करके अपनी बुकिंग भी गांव से भी सब हेल्थ सेंटर पे बुक करके वहाँ टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनका इलाज भी हो सकता है, दवा भी दी जा सकती है। लगातार विशेष युवाओं के लिए हमने अभी एक चार्ट बोर्ड अभी चालू किया है, जिसके तहत लोग अपनी वो स्कैन करके हमने सबको प्रचार प्रसार किया है, वहाँ से अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं, शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि आप मेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी मुझे कुछ इस प्रकार की बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा स्टिग्मा है। तो आपको एक पर्सनलाइज्ड वो देने के लिए एक हमने अभी चैटबॉट चालू किया है, वो आपके साथ एक परिवार के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपके साथी के रूप में आपसे बात करेगा और आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। कि हम चाहते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए दिक्कत आती है, हम बात कैसे करें, क्योंकि कई बार दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ अगर हम बात करते कई बार लोग अदरवाइज लेते हैं, उसको बात नहीं करेंगे। स्टिग्मेटाइजेशन बहुत बड़ा इशू है, इसको दूर करने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है कि एक चैटबॉट में लोग पूछ सकते हैं और एक इम्पर्सनल तरीके से उससे बात की जा सकती है एज अ फ्रेंड। कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम इसमें बन के लोगों के स्टेट, और एक हमने इनिशिएटिव लिया जो भारत सरकार ने सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है, उसको भी हम कस्टमाइज़ करके मध्य प्रदेश लागू कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है तो केवल 3 शब्द में अपनी बात रखता है, क्या हाल है,
तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के वर्तमान में क्या हाल हैं? ये सही थे कि कई चैलेंजेस थे, लेकिन उसको चैलेंजेस को हमने बहुत इनोवेटिव तरीके से उसको पार किया। और ये ज़रूर है कि हम अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है, लेकिन कोविड के बाद डेफिनेटली एक मतलब पाल्पेबल चेंज आया हुआ है। तो दुरुस्त माने अभी वर्तमान में, या फिर बहुत सारी अभी काम बाकी हैं स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब करने के लिए? डेफिनेटली सुधार और अच्छी स्थिति है, लेकिन अब बहुत काम करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।